Assalamualaikum my dear students and viewers. Today we'll talk about Pakistani literature in translation, and this is going to be the second part of this introduction to this course. Lastly, in previous lecture we talked about the introduction to Pakistani literature in translation, in which we said that Pakistani literature in translation means literature written by the people or the persons who belong to Pakistan. That literature may be in any of the regional languages, and it also may be written in Urdu. But today we'll talk about the two major topics under this title. First one is the classical literature, or the literature written in classical period, and then we'll talk about contemporary Pakistani literature. Firstly, we see what do we mean by Pakistani literature in translation. Pakistani literature in translation means literature written in regional languages, right? इसका मतलब ये हो सकता है ना कि वो लिटरेचर जो रीजनल लैंग्वेजेस में लिखा गया हो. रीजनल लैंग्वेजेस से यहाँ पे मतलब ये है कि जो हमारे जितने भी मेजर रीजन्स हैं, जैसे हमारे प्रोविंसेस हैं, तो वो किसी भी प्रोविंशियल लैंग्वेज में या रीजनल लैंग्वेज में लिखा गया लिटरेचर हो सकता है. जैसे पश्तो में लिखा गया हो सकता है, सिंधी, बलोची, सराइकी, पंजाबी, हिंदको, पोठवारी, किसी भी रीजनल लैंग्वेज में वो लिटरेचर लिखा गया हो सकता है. तो जब हम ये कहते हैं पाकिस्तानी लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, तो इससे मतलब क्या होगा कि वो लिटरेचर रीजनल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ होगा जो ट्रांसलेशन में होगा. बट जब हम ये कहते हैं कि रिटन इन ट्रांसलेशन, पाकिस्तानी लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, तो उससे मतलब ये होगा कि वो किसी भी वो रीजनल लैंग्वेज पे भी हो सकता है, उर्दू लैंग्वेज पे भी हो सकता है. लेकिन ट्रांसलेशन जब आएगी तो इससे मतलब सिर्फ एक ही चीज़ होगी कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड होगा, राइट. सेकेंडली, पाकिस्तानी लिटरेचर में बी रिटन इन नेशनल लैंग्वेज, दैट इज़ उर्दू. तो जब हम ये कहते हैं पाकिस्तानी लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, तो इससे मतलब ये भी हो सकता है कि वो लिटरेचर जो है वो उर्दू में लिखा गया हो. ठीक है. अब हम ये बात करते हैं कि वो जब हम पाकिस्तानी लिटरेचर इन ट्रांसलेशन इस कोर्स की बात करते हैं, तो इसमें ऐसे राइटर शामिल किए गए हैं जो प्राइमरली जिन्होंने उर्दू लैंग्वेज में लिखा है. यानी आप इस कोर्स के कंटेंट को देखें तो उसमें हमें पता चलता है कि वो सारे के सारे लिटरेचर जिसको ट्रांसलेट किया गया, दैट वाज रिटन इन उर्दू. तो हम जब ये बात करते हैं कि हम पाकिस्तानी लिटरेचर इन ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं, तो इससे मतलब हम यहाँ पे ये होता है कि वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो. जब हम उसकी सोर्स लैंग्वेज की बात करते हैं जिसमें वो लिखा गया हो, तो वो क्या होता है, हमें पता चलता है कि वो उर्दू लिटरेचर, उर्दू लैंग्वेज में लिखा गया लिटरेचर होगा. सो नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे कि जो हमारा कोर्स है पाकिस्तानी लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, वो चूँकि उर्दू में ही कोर्स है, यानी सोर्स लैंग्वेज उसकी उर्दू है, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है. लिहाजा हम बेसिकली ये देखेंगे कि वो जो ट्रांसलेटेड लिटरेचर है वो अगर उर्दू है तो उर्दू के मेजर पीरियड्स कौन से हैं. तो इसको मैंने दो हिस्सों में तकसीम की. एक क्लासिकल उर्दू पीरियड है, यानी क्लासिकल पीरियड है उर्दू अदब का, और दूसरा है कंटेम्प्रेरी. सो अब हम बात ये करते हैं कि क्लासिकल पीरियड कौन सा है और उसमें कौन कौन से मेजर राइटर्स हैं. इसी तरह से कंटेम्प्रेरी पीरियड कौन सा है और उसके कौन से मेजर ट्रेंड्स हैं और मेजर राइटर्स कौन कौन से हैं. पहले तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान लिटरेचर जो है वो उसका क्लासिकल पीरियड कौन सा है. ये क्लासिकल पीरियड से मतलब बिफोर द एमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान अभी मादे वजूद में नहीं आया था, तो उससे पहले. चूँकि हम अब बात कर रहे हैं
उर्दू लिटरेचर की, उर्दू अदब की, तो वो अगर हम देखते हैं तो हम इस वक्त पूरी दुनिया में क्लेम ये कर सकते हैं कि उर्दू में जितना लिटरेचर लिखा जाने वाला है उसका मेजर जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में लिखे जाने वाले लिटरेचर क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में ही उर्दू लैंग्वेज को एक कौमी ज़ुबान का दर्जा है और किसी जगह पे नहीं। तो उर्दू का जो क्लासिकल पीरियड है हम उसी को पाकिस्तानी लिटरेचर जो है जिसको ट्रांसलेट किया गया उसको कंसिडर करेंगे क्लासिकल पीरियड। ठीक है, तो हमारे पास उर्दू का क्लासिकल पीरियड जो है उसमें ये बड़े बड़े नाम आते हैं। पोइट्री में अगर हम बात करते हैं तो मीर तकी मीर है, मिर्ज़ा गालिब है, मोमिन ख़ान मोमिन है, मीर दर्द है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे लोग हैं कि जो उर्दू के क्लासिकल पीरियड से इनका तल्लक है। मीर तकी मीर और मिर्ज़ा गालिब और मोमन की जो गज़लें हैं ना वो मैट्रिक इंटर लेवल तक का जो सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है उसमें भी शामिल है, हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है उसके अलावा अगर हम पोइट्री में बात करते हैं तो फैज़ देलवी है जिसको ये एजाज़ हासिल है कि उसको उर्दू का पहला शायर कहा जाता है। उर्दू का पहला शायर से मतलब ये है कि ऐसा शायर जिसने अपना कुछ लिखा भी हो बुक की शक्ल में, दीवान की शक्ल में। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि फैज़ देलवी जो है वो उर्दू का ऐसा शायर है जिसको हम पहला कहेंगे पहला साहिब दीवान शायर, यानी ऐसा बंदा जिसने बाकायदा तौर पे बुक भी लिखी हो। ठीक है, अच्छा जी हम आगे चलते हैं, नावल की बात करते हैं। तो नावल में हम देखते हैं तो डिप्टी नज़ीर अहमद जो है उसको उर्दू का पहला जो है वो नावल नगार कहा जाता है और इसकी बहुत ज़्यादा फेमस जो नावल है उसमें तौबतुन्नसूह आता है और इसी तरह इब्नुल वक्त है। ये इसके जो मशहूर तरीन नावल्स हैं उनमें से एक हैं और इसके कई सारे किरदार ऐसे हैं कि जो जिनको हमेशा हमेशा की ज़िंदगी मिल गई हुई है। कई सारे किरदार हैं जिनमें से असगरी कुबरी वाला किरदार जो है वो बाकायदा तौर पे छोटी क्लासेस के सिलेबस में भी शामिल किया गया है। ओके जी, फिर हम ये देखते हैं कि स्टोरी यानी अफसाना जो है उर्दू में उसमें बड़ा ये नाम कौन सा और सबसे पहला है जो बिलखसूस जो है वो कौन सा ऐसा नावल निगार है, सॉरी अफसाना निगार है जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो पहला अफसाना निगार है, वो है जी मिर्ज़ा बेग। ठीक है, जो फर्स्ट स्टोरी राइटर का एजाज़ जो है वो उसको हासिल है। तो ये जितने भी हमने नाम लिए हैं वो उसमें पोइट्स कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं, नावल निगार एक और इसी तरह से स्टोरी राइटर भी हैं। तो ये उर्दू के क्लासिकल पीरियड से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। It doesn't mean that these are the only authors of that classical period. Some other names are also the part of this period. जो मेजर नेम्स थे उनको मैंने शामिल किया, इसके अलावा भी वो ऑब्वियसली होंगे लेकिन उनको यहाँ पे इस पीरियड शामिल नहीं किया गया। अब ये देखते हैं जी पाकिस्तानी लिटरेचर का पाकिस्तानी लिटरेचर हेयर मीन पाकिस्तानी लिटरेचर दैट इज़ रिटन इन उर्दू। तो उसका जो कंटेम्प्रेरी पीरियड है उस पर हम बात करते हैं। कंटेम्प्रेरी पीरियड से मतलब दौर हाज़िर या असर हाज़िर भी आप उसको कह सकते हैं उर्दू में। तो कंटेम्प्रेरी का जो वर्ड है उसको दो हिस्सों में हम यहाँ पे लिटरेचर के हवाले से बात करते हुए कहेंगे। एक है मॉडर्न पीरियड उसका और दूसरा है पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो मॉडर्न पीरियड रफली स्पीकिंग 20वीं सेंचुरी कहते हैं। 20वीं सेंचुरी का जो लास्ट क्वार्टर है उसको पोस्ट मॉडर्न पीरियड कहते हैं और अभी भी पोस्ट मॉडर्न पीरियड ही चल रहा है बिलखसूस ब्रिटिश लिटरेचर में। तो हम इस तरह से अगर उसको जनरलाइज करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान में अभी भी जो लिटरेचर लिखा जा रहा है वो बिलखसूस जो उर्दू में लिखा जा रहा है वो अभी भी कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स रखता है, राइट। अच्छा, पाकिस्तानी लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर जो उसमें कंटेम्प्रेरी पीरियड में हम देखते हैं तो ये वैसे तो अल्लामा इकबाल को क्लासिकल में भी शामिल किया जा सकता है बिकॉज ही बिलोंग्स टू क्लास दैट इज़ represented by
हिमसेल्फ। तो जैसे उर्दू में मुहावरा है ना कि फलाना बंदा जो है ना वो अपनी मिसाल आप है, यानी उस जैसे कि दूसरी मिसाल भी नहीं बनाई जा सकती, नहीं दी जा सकती। तो अल्लामा इकबाल वाज दैट काइंड ऑफ लिटरेरी फिगर कि ये अपनी मिसाल आप ही थे, उन जैसी मिसाल जो है ना कोई नहीं दी जा सकती। इनको कंटेम्प्रेरी पीरियड में भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि ये वो शख्सियत हैं कि जो आज भी बाकायदा तौर पर आपने जो इनकी फ़िलासफ़ी है उसको भी आज हम देखते हैं, तो जो इनकी थीम है वो भी हमें एज इट इज़ नज़र आते हैं। राइट, देन फैज़ अहमद फैज़ हैं। फैज़ अहमद फैज़ और अल्लामा इकबाल दोनों का तल्लक जो है वो एक ही रीजन से गिना जाता है, क्योंकि जो इकबाल हैं वो सियालकोट से हैं और फैज़ नारवाल से हैं। तो जब फैज़ अहमद फैज़ का जो है ना वो तल्लक नारवाल से था, तो उस वक्त नारवाल बजाते खुद जो है सियालकोट डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा हुआ करता था, लिहाजा दोनों का तल्लक इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो एक ही रीजन से हैं। तो ये भी बहुत बड़े शायर हैं, बड़ा नाम है इनका भी शायरी में, फैज़ साहब का भी। तो ये जो है ना दो बड़े नाम इस तरह से हमारे पास इसमें कंटेम्प्रेरी पीरियड में हम उनको शामिल कर सकते हैं। अगर हम शायरी से हट के अफसाना की बात करते हैं तो सादत हसन मंटो जो है ये साहब जो हैं वो भी कंटेम्प्रेरी पीरियड में शामिल किए जा सकते हैं, बल्कि आजकल इनका नाम बहुत ज़्यादा जो है वो कोट किया जा रहा है। ये अफसाना में इनको बड़ा नाम है और इनको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में पूरी दुनिया तक इनके अफसाने जो है ना वो पहुँचाए जा रहे हैं। इंतज़ार हुसैन एक बहुत बड़ा नाम है उर्दू अदब में, बिलखुसूस उर्दू फिक्शन में। इन्होंने काफ़ी अच्छी जो है वो अपनी कोशिश की है और उर्दू नावल जो है उसमें अपना किरदार अदा किए है। बड़े अच्छे इनके नावल हैं जिसमें इन्होंने वो रीजन यानी जिसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं उसकी हिस्ट्री को भी कलमबंद किया है। फिर हम देखते हैं एक ख़ातून राइटर हैं जिन्होंने उर्दू में लिखा, बड़ा मशहूर इनका नावल जो है आका दरिया है, कुरतुलैन हैदर। तो ये पाकिस्तान से ही तल्लक रखती थी और इनके जो नावल्स हैं वो भी खासे मशहूर हैं। अगर हम मज़ीद उसकी बात करते हैं कंटेम्प्रेरी जो पोइट्स हैं तो उसमें अहमद फराज का नाम रोमानवी शुरा में सब अव्वल में आता है। तो अहमद फराज का तारफ़ सबको है, मज़ीद उसका तारफ़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से ख़वातीन में हमारे पास मज़ीद एक नाम जो होता है वो बानो कुदसिया का, जिनका बड़ा मशहूर नावल है राजा गिद्ध, जिसको दुनिया के कई सारी ज़ुबानों में ट्रांसलेशन करके बाकायदा तौर पे मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस का हिस्सा बनाया गया है। ठीक है, ये कुछ मुख्तसर तारीख़ थी। इसी तरह से अब्दुल्ला हुसैन है जो कि उर्दू में फेमस नावल नगार हैं, उदास नस्लें जिसके एक शाहकार हैं। इन्होंने फिर उर्दू के अलावा इंग्लिश में भी कुछ लिखा है, लेकिन उर्दू में जो तो ये कंटेम्प्रेरी और क्लासिकल पीरियड उर्दू के यहाँ पे मुख्तसर अंदाज में मैंने समझाने की कोशिश की है। फर्दर यू हैव इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क।